नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा। हम लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर बड़ी खबर। सिंधिया, सोनोवाल, सुशील मोदी सहित बन सकते हैं 17 से 22 नए मंत्री। संघ प्रमुख के हिंदू मुस्लिम का डीएनए एक वाले बयान पर ओवैसी दिग्विजय का पलटवार। भड़क गई वीएचपी, कहा हम सब एक मां की संतान। महाराष्ट्र विधानसभा में सत्र के पहले ही दिन हंगामा। बीजेपी के 12 विधायक हुए 1 साल के लिए निलंबित। यूपी धर्मांतरण रैकेट में एक और बड़ा खुलासा। नाबालिग लड़कियों को निशाना बना रहे थे मौलाना। और हाफिज सईद के घर के बाहर धमाके पर पाकिस्तान का भारत पर आरोप, कहा धमाके के पीछे लौटा। पहली खबर मोदी मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी है। जी हां, जो कि इसी हफ्ते किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। पीएम मोदी के नए मंत्रिमंडल में 17 से 22 मंत्री शपथ लेंगे। माना जा रहा है कि जिन राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, उन राज्यों में सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल में तरजीह दी जाएगी। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों के नेताओं को मंत्रिपरिषद में शामिल कर एनडीए का कुनबा भी बढ़ाने की तैयारी है। गौरतलब है कि गठबंधन दल भी इस बार मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। कैबिनेट में जेडीयू, एलजेपी और वाईएसआर कांग्रेस के कई मंत्री शामिल हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस कैबिनेट विस्तार को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये एक्सपेंशन बहुत पहले से इसकी तैयारी चल रही थी। पिछले साल नवंबर में ही ये सही होना था। उस वक्त भी प्रधानमंत्री मोदी साल भर के काम काज का सारे कैबिनेट मंत्रियों का वो हिसाब किताब ले रहे थे। उस वक्त मालूम चला था कि कई सारे मंत्रियों से प्रधानमंत्री नाराज़ हैं। अब वो नाराज़गी दूर हुई है, नहीं हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का एक स्टाइल है, वो एक बार मंत्रिपरिषद बनाते हैं, फिर उसके बाद उनके काम को बाकायदा वो वे करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, और जो नकारे किस्म के लोग होते हैं उनको मंत्रिमंडल से बाहर कर देते हैं। ये गुजरात से इनका पैटर्न रहा है। अब कई सारे नए लोग आए हैं। आपने सिंधिया साहब का नाम लिया, आपने सुशील मोदी का नाम लिया, सोनोवाल साहब का नाम लिया, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो कुछ होने वाला है वो ये है कि कई सारे मंत्रियों की छुट्टी भी होने वाली है और कई सारे मंत्रियों को बाकायदा एलिवेशन भी दिया जाएगा। लेकिन इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि जो संविधान के मुताबिक 81 मंत्रिमंडल में सदस्य हो सकते हैं, मतलब मोदी जी की कैबिनेट में 81 मंत्री हो सकते हैं और अभी सिर्फ है 53। तो कई सारे मंत्रियों के पास कई सारे दायित्व हैं, उनसे दायित्व लिया जाएगा और जो नए लोग आएंगे उनको अलग अलग जगहों पे दिया जाएगा। जो सबसे बड़ी बात है, एक तो उसका पॉलिटिकल रेमिफिकेशन है ही, साथ ही साथ एज, युवा, एनर्जी लेवल और कमिटमेंट के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी का ज़्यादा ध्यान होगा। कई सारे मंत्रियों को संगठन भेजा जा रहा है और कई सारे संगठन के अधिकारियों को मंत्रिपरिषद में, मंत्रिमंडल में जगह देने की बात हो रही है। इसमें भूपेंद्र यादव का नाम है, इसमें जो मंत्री से संगठन की ओर जाने के लिए इच्छुक है खुद वो स्मृति ईरानी है। स्मृति ईरानी मंत्री पद छोड़ना चाहती हैं। उनको लगता है कि उन्होंने राहुल गांधी को हराया था और वो जो कारनामा उन्होंने किया उसके मुताबिक उनको इस मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तो प्रधानमंत्री मोदी हैं। वो लास्ट मोमेंट में क्या फैसला लेते हैं, इसको समझना, इसको बाकायदा प्रिडिक्ट करना, ये असंभव है। जी, तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में 81 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में 53 मंत्री हैं। इसका मतलब ये कि 28 मंत्रियों को जोड़ा जा सकता है। अब रुख करते हैं दूसरी खबर का। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर जमकर राजनीति हो रही है। दरअसल आरएसएस प्रमुख ने यह कहा था कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात भ्रामक है, क्योंकि वो अलग नहीं बल्कि एक है। सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई कहता है कि मुसलमानों को भारत में नहीं रहना चाहिए तो वो शख्स हिंदू नहीं है।
हम एक लोकतंत्र में हैं, यहाँ हिंदुओं या मुसलमानों का प्रभुत्व नहीं हो सकता, यहाँ केवल भारतीयों का वर्चस्व हो सकता है। उनके इस बयान पर दिग्विजय सिंह, असदुद्दीन ओवैसी, मायावती और एनसीपी ने पलटवार किया है। डॉक्टर साहब, मायावती ने कहा है कि भागवत के मुंह में राम है, बगल में छुरी है। देखिए, ये लोग जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, इनकी इसको कह सकते हैं कि मिर्ची लग गई है बहुत तेज। वो इसलिए कि सामने उत्तर प्रदेश का चुनाव है। आरएसएस प्रमुख कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान तो सब एक ही हैं। अब ऐसे में जरा सा भी मुस्लिम वोट बैंक के अंदर सेंधमारी बीजेपी कर लेती है या आरएसएस वाले कुछ मुसलमानों को अपनी तरफ लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो इनकी तो पूरी दुकान बंद हो जाएगी। बड़ी विडंबना है, इसे जरा समझिए। जिन लोगों को ये लेफ्ट लिबरल कबाल आरएसएस बीजेपी के ऊपर कम्युनल होने का आरोप लगाते हैं कि भाई एंटी मुस्लिम है, मुसलमानों को ये पाकिस्तान भेजना चाहते हैं, उसको सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाना चाहते हैं, वो संगठन के चीफ वो ये कह रहे हैं कि भाई हम लोग तो एक ही डीएनए के लोग हैं, मतलब सब भाई भाई हैं। और दूसरी बात, उन्होंने ये भी कह दी कि जो लिंचिंग करने वाला जो शख्स होता है वो हिंदू नहीं है, हिंदुत्व के अंदर लिंचिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, ये एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। अब ये जो सेकुलर पार्टियां हैं वो क्रिटिसाइज कर रही हैं किसको? मोहन भागवत को। किस बात पे? कि भाई हम लोगों का डीएनए एक नहीं है। अच्छा, डीएनए एक नहीं है तो हिंदुस्तान में जो मुसलमान आए हैं वो क्या सऊदी अरब से आए हैं या वो कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से यहाँ पहुँचे हैं? कहाँ से पहुँचे हैं? कोई अच्छी बात कर रहा है उसमें राजनीतिक माने आपको करना बहुत ही ज़रूरी पड़ जाता है, क्योंकि आपकी सारी सेकुलरिज्म सिर्फ मुसलमानों के वोट के ऊपर आधारित है। ये जो बयान आया है, इससे ये जो यूपी का चुनाव उसमें क्या इम्पैक्ट होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन तथाकथित जितने भी सेकुलर इंडस्ट्री के लोग हैं, सेकुलर पार्टी के नेता हैं, ये सब के सब आज एक्सपोज हो गए हैं। जी, तो मायावती की गलती नहीं है। विपक्षियों का तो काम ही ये होता है कि मुंह में राम हो तो भी दिक्कत और पास में छुरी हो तो भी दिक्कत। अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र जबरदस्त हंगामे से शुरू हुआ। कृषि कानून, ओबीसी आरक्षण के समर्थन में हंगामा करने पर बीजेपी के 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। इन विधायकों में संजय कुटे, आशीष शेलार, हरीश पिंपले, योगेश सागर, गिरीश महाजन, अभिमन्यु पवार, अतुल भातखलकर, नारायण कुचे और बंटी बांगडिया शामिल हैं। मॉनसून सत्र शुरू होते ही बीजेपी विधायक पहले विधानसभा के बाहर ओबीसी आरक्षण, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग और कृषि मुद्दों को लेकर हाथों में बैनर लिए प्रदर्शन करते रहे। इसके बाद अंदर भी हंगामा किया। डॉक्टर साहब, ये पूरा मसला आखिर क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये थी कि भाई आप मानसून सेशन शुरू कर रहे हैं, आपने सिर्फ 2 दिन का वक्त दिया। 2 दिन का वक्त दिया, इसका मतलब सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देना चाहती। आपको थोड़ा लंबा रखना चाहिए था। बहुत सारे मुद्दे हैं, कोविड है, वैक्सीनेशन का मसला है, इतने लोगों की मौत हुई है, किसानों का मुद्दा है, ओबीसी आरक्षण का मसला है, मराठा आरक्षण का मसला है। मुद्दे बहुत सारे थे, लेकिन चूंकि ये सरकार बैकफुट पे चल रही है, इसलिए सिर्फ 2 दिन के लिए सत्र बुलाया गया। अब इन लोगों ने सोचा कि भाई ये मौका होता है, जब भी इस तरह के सेशंस होते हैं तो विपक्ष के पास एक ये मौका होता है कि आप अपनी बात को लोगों तक पहुंचाएं, एक प्रोटेस्ट करें। तो ये लोग बाकायदा सदन के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन अंदर जब पहुंचे तो वहां पे फिर ये हंगामा चालू हुआ। हंगामा के दौरान कुछ लोगों ने गालियां बक दी। गालियों की वजह से, हालांकि बीजेपी की तरफ से ये कहना है कि ये शिवसेना के लोगों ने ही साजिश के तहत इतना हंगामा किया, गालियां दी, और जिसके लिए जो चेयर है उसने ये कठोर फैसला ले लिया। अब सवाल ये है कि 1 साल के लिए आपने निलंबित कर दिया इन लोगों को। ये फैसला थोड़ा ज़्यादा हार्ड है। ऐसा नहीं कि सिर्फ महाराष्ट्र में पहली बार इस तरह की घटना घटी है, हर असेंबली में होता है, हर तरह से इस तरह का प्रॉब्लम होता है। तो आप 1 सेशन 2 सेशन के लिए आप जो है 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए आप करते हैं। ये तब हो रहा है जब इन तमाम लोगों ने माफ़ी भी मांगी। तो ये चेयर का डिस्क्रिप्शन है कि वो किस तरीके से इस तरह के सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 1 साल का पनिशमेंट ये थोड़ा ज़्यादा है। कोई पॉकेटमारी करते हुए पकड़ा जाए, उसे आप फांसी पर नहीं लटका सकते। तो ये एक दिक्कत है। जी,
तो महाराष्ट्र सरकार को भी ये जरूर सोचना चाहिए था, भाई देश के अंदर इतनी ज्यादा गर्मी है तो कम से कम मॉनसून सत्र को थोड़ा बड़ा रखना चाहिए था। विपक्षियों की गर्मी को शांत करने के लिए पानी की पर्याप्त बौछारें तो चाहिए ही होती है। अब बात चौथी बड़ी खबर की। जबरन धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस ने एक और बड़ा खुलासा किया है। जांच में पता चला है कि धर्मांतरण गैंग नाबालिग लड़कियों को अपना निशाना बनाता था। धर्मांतरण गैंग में शामिल लोग नाबालिग हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर और लालच देकर गायब कर देते थे। यह भी पता चला है कि लड़कियों के बालिग होते ही ये लोग उनका धर्म बदलकर निकाह करवा देते थे। यूपी एटीएस को अब तक इस तरह की 5 से 7 शिकायतें मिली हैं। पीड़ित परिवारों ने आरोप लगाया है कि स्थानीय पुलिस ने उनकी शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया था। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात में सलाउद्दीन के बाद एक और शख्स का नाम सामने आया है। आरोप है कि यह शख्स उमर की संस्था इस्लामिक दावा सेंटर को हवाला के जरिए पैसे देता था। फिलहाल एटीएस ने उसके नाम का खुलासा नहीं किया है। डॉक्टर साहब, धर्मांतरण का ये जो गैंग है कितना बड़ा हो सकता है? देखिए, ये करोड़ों का खेल है। पाकिस्तान से पैसे आ रहे हैं, आईएसआई का पैसा है, सऊदी अरब से पैसा आ रहा है, हिंदुस्तान के अंदर में भी ये लोग मोबिलाइज करते हैं। जो मॉडस ऑपरेंडी है वो तो दिल दहलाने वाला है। आप छोटी छोटी बच्चियों को जो नाबालिग होती हैं उनको आप गायब करवा देते हो। आप क्या करते हो उनके साथ, उनको कहाँ बेचते हो, किस तरह से उसको प्रताड़ित करते हो, ये तो अब इन्वेस्टिगेशन का विषय है। ये धर्मांतरण, ये धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं, ये तो दानवीय लोग हैं। एक तो कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं, और मजेदार बात यह है कि ये सारे सेक्युलर पार्टियां एक शब्द ये लोग नहीं कह रहे हैं और उल्टा डिफेंड कर रहे हैं कि भाई हमें तो संविधान से अधिकार मिला हुआ है अपने धर्म को आगे बढ़ाने का, उसका टू प्रोपोगेट आवर रिलीजन। तो ये जो हो रहा है ये तो इलीगल काम है। अब नाबालिग बच्चियों को आप अपने पास लेकर के आते हैं, ये तो गैर जमानती जुर्म है। इसमें तो आपको लंबा जाना पड़ेगा। अब इस तरह के 5 केसेस जो हैं एटीएस ने दर्ज किए हैं। 30 से ऊपर मामले सामने आ चुके हैं जिसकी तहकीकात हो रही है। और अब जब 500 लोगों की उत्तर प्रदेश में टीम बनी हुई है, एक एक जिले से जितने भी धर्मांतरण के केसेस हैं, जो उसकी शिकायत है, ये सारे के ऊपर बाकायदा जांच चल रही है। उसी जांच का नतीजा है कि ये खुलासा हुआ है। उम्मीद यही रखनी चाहिए कि और भी जघन्य अपराधों का जो है वो सिलसिला, वो खुलासा वो लगातार एटीएस करते रहेगी। जी, तो बड़ी शर्म आती है जब कुछ विपक्षी नेता इस तरह के मौलानाओं को बेकसूर बताते हैं। आखिरी खबर हाफिज सईद से जुड़ी है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोइद यूसुफ ने जून में जानलेवा कार बम धमाके को अंजाम देने का आरोप भारत पर लगाया है। 23 जून को मुंबई में 2008 में हुए आतंकी हमलों के आरोपी और प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद के घर के बाहर एक कार बम धमाका हुआ था। एनएसए यूसुफ ने आरोप लगाया है कि जांच में पता चला कि धमाका भारतीय नागरिक ने किया था। उन्होंने कहा कि इस धमाके के पीछे रॉ का हाथ है। यूसुफ का कहना है कि जांच में पाया गया कि व्यक्ति भारतीय नागरिक है और वो भारत में रहता है और रॉ के लिए काम करता है। हालांकि उन्होंने कथित मास्टरमाइंड का नाम नहीं बताया है। डॉक्टर साहब, क्या भारत के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि इस तरह की हरकत करेगा? देखिए, ये प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान आतंकवाद को फॉरेन पॉलिसी की तरह इस्तेमाल करता है। अभी जो हिंदुस्तान में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो जो ड्रोन के जरिए जो अटैक हो रहा है, आज उसमें खुलासा हुआ कि ड्रोन्स चीन में बने हुए थे, पाकिस्तान के जरिए आया गया, और जिस विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया वो RDX है। RDX पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान में उपलब्ध है। उसमें नाइट्रेट का एक मिक्सचर है जिसको लेकर के ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। दूसरी बात, ये ड्रोन को लेकर के पूरी दुनिया में पाकिस्तान घिरता नजर आ रहा है। हिंदुस्तान ने यूएन में भी सवाल खड़ा किया पिछले वीक। अब जब ये पाकिस्तान चारों तरफ से घिरता हुआ नजर आ रहा है, तो उसके यहाँ हाफिज सईद के घर के बाहर जो धमाका हुआ उसमें वो हिंदुस्तान का नाम ले रहा है। माने इन लोगों को इतनी भी शर्म नहीं है कि आपके यहाँ यूनाइटेड नेशन के द्वारा डिक्लेयर्ड एक आतंकी आपके यहाँ रहता है, उसका घर है, उसका पता है, और उसके घर के बाहर ब्लास्ट होते हैं, तो आप बड़े बेशर्मी से कहते हैं कि हफीज साहब के घर के बाहर हिंदुस्तान जो है वो टारगेट कर रहा है। तो खैर, पाकिस्तान की इन बचकानी आरोपों के ऊपर दुनिया बिलीव नहीं करती है।
दरअसल इमरान खान ने भी इस मसले में बयानबाजी की है। ये अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह की थ्योरी दे रहे हैं। इन आरोपों में 1% भी सच्चाई का एलिमेंट नहीं है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।